हेलो दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट्स को वो डायरेक्शन देते हैं कि मेहनत किस दिशा में करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएनटी में जो भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 4 जो है क्वेश्चन पेपर उठाया है। 6 जेपीएससी, 7वीं से 10वीं जेपीएससी, बैकलॉग और 11 to 13 जेपीएससी। और इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ फोकस करना है, क्योंकि सीएनटी बहुत वास्ट है। 19 चैप्टर्स है और 271 सेक्शंस है, तो उसमें जो है सब कर पाना मुमकिन नहीं है। तो आपको फोकस जो है कहाँ कहाँ रखना है, आपको फोकस रखना है टीनेंट पे, काश्तकार पे, रैयत संबंधित चीज़ों पे, फिर जो है मुंडारी खुट कटीदार पे, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपका टकराएगा। उसके बाद जो ज़मीन से हटाने का रहता है इजेक्टमेंट से, बेदखली से। और हमने 2 वीडियो दोस्तों बनाया हुआ है सीएनटी पे, नीचे लिंक दिया गया, उससे भी आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। फिर कैसे जो है लगान बढ़ सकता है, और मेन आपको किसका देखना है, अधिभोगी रैयत का, जिसको अपने ज़मीन पे जो है खेती करने का, मछली पालन करने का, ब्रिक्स बनाने का, छोटा बांध तालाब बनाने का, ये सब परमिशन है। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत का, अनादिभोगी रैयत का, जिसको बस खेती करने का अधिकार है। और तीसरा जो है मुंडारी खुट कटीदार, ठीक है। तो ये सब टर्म्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, नीचे लिंक दिया गया, उसको आप देख लीजिए। और फोकस जो है जनरली इन सब एरिया पे रहता है। साथ ही साथ डीसी साहब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये पहला क्वेश्चन जो है ये बैकलॉग से लिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कोई भी जो आपका रूढ़ी होता है, जो ट्रेडिशन होता है, वो कब अप्लीकेबल होगा सीएनटी पे, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में वो लॉजिक भी ढूंढ रहा है कि क्या आप लॉजिक से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, व्हेन इट इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, जब ये इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है, जब इसे सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया हो। या थर्ड, व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द एरिया। तो देखिए ये रूलिंग गवर्नमेंट वाला तो ऐसे ही हट गया। और यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि कोई भी मतलब रूढ़िवादी चीज़ें होती हैं, या फिर आपका इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, उसको भी अगर लागू होना है तो वह तब तक लागू होगा जब तक कि उसका जो प्रावधान है वो सीएनटी के प्रावधान से इनकंसिस्टेंट ना हो जाए, जब ये इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। और जनरली होता क्या है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं, अरे भाई ये तो हम पढ़े नहीं है, तो वो ऑप्शंस में जाते ही नहीं है। तो आपको ये करना है कि केवल टफ क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी यूपी पीसीएस की तरह। तो आपको जो ऑप्शंस पढ़ना है, और होता है ना कि जो डेयर करेगा उसका सही होगा ही होगा, और जो पहले क्वेश्चन देख के सरेंडर कर देगा फिर उसको तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि इसमें से कौन क्लास ऑफ टीनेंट्स नहीं है, ठीक है, मतलब काश्तकारी अधिनियम का मतलब काश्तकार नहीं है। तो देखिए चाहे आपका छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट हो, काश्तकारी अधिनियम, चाहे एसपीटी हो, इसको बनाने का मकसद क्या था, थोड़ा सा बेसिक यहाँ जान जाइए। कि जैसे पहले सब लोग मिल के खेती बाड़ी करते थे, लगान भी उतना स्टिफ नहीं था, कहीं कहीं तो लगान देना भी नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, तो ज़मींदार जो हैं, अंग्रेजों ने कहा जब तक आप ज़मीन का लगान देंगे आप ज़मीन के मालिक हैं। तो एक झटके में जो भी किसान थे वो उनका मतलब अधिकार चला गया। और देखिए काश्तकार होता क्या है, मान लीजिए जमींदार है, इससे जिसने जमीन ली है डिफरेंट पर्पस के लिए और उसके बदले लगान देता है, उसको बोलते हैं काश्तकार। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, काश्तकारी अधिनियम। तो जमींदार क्या करता था भाई, इसके पास तो पूरा पावर है, मान के चलिए कि अलग अलग काश्तकार हैं, ए बी सी डी, ये कभी भी लगान बढ़ा दे रहा है, कभी भी किसी काश्तकार को हटा दे रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। जब संथाल विद्रोह हुआ तो आपका एसपीटी बना, और जब आपका बिरसा मुंडा भगवान का जो है उलगुलान हुआ तो सीएनटी बना। तब इसमें पूछता है कि सीएनटी में कौन से काश्तकार नहीं है। तो सीएनटी में देखिए 4 टाइप के काश्तकार होते हैं। पहला, जिसने भूमि को किस लिए लिया है, खेती करने के पर्पज से लिया है, और सेक्शन 6 में डिस्कस है
इसको क्या बोलते हैं, रैयत। और टाइप्स ऑफ टीनेंट मतलब काश्तकार को कौन से चैप्टर में बताया गया, चैप्टर नंबर 2 में। जिसने भूमि को किस पर्पज से लिया है कि वो लगान वसूल करेगा, दूसरे से खेती करवाएगा, उसको बोलते हैं भूधारक। ठीक है। और एक होता है कि जिसने जंगल को साफ किया, मुंडा कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसको कहते हैं मुंडारी खुटकटीदार। और एक छोटा किसान होता है जिसका इतना हैसियत नहीं कि वो लैंडलॉर्ड को मतलब ये दे सके, लगान दे सके, तो वो क्या करता है, किसी बड़े रैयत से वो ज़मीन ले लेता है, उसको जो है लगान देता है, उसको बोलते हैं दर रैयत, अंडर रैयत। तो सीएनटी में दोस्तों ये 4 टाइप के, मतलब हम लोग को सीएनटी में 4 टाइप के जो है वो काश्तकार होते हैं। कौन कौन, मुंडारी खुटकटीदार, रैयत, भूधारक और अंडर रैयत। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से और बताया भी है। तो यहाँ देखिए, टेन्योर होल्डर भूधारक बिल्कुल है, अंडर रैयत दर रैयत बिल्कुल है, मुंडारी खुटकटीदार बिल्कुल है, लेकिन भुगुत रैयत कुछ करके नहीं होता है। यहाँ पे एक सिस्टम होता है भुगुत बंद बंधक का। मान के चलिए एक किसान है और इसकी बेटी की शादी है और इसको एडवांस में पैसा चाहिए, तो ये अमीर किसी बड़े मतलब अमीर किसान के पास या साहूकार के पास अपना ज़मीन जो है गिरवी रख देता है और उसको कहते हैं भुगुत बंद बंधक। सीएनटी में सेक्शन 46 में दिया है कि जो रैयत है मैक्सिमम 7 साल के लिए अपनी ज़मीन को भुगुत बंद बंधक के रूप में रख सकता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी टॉपिक का ना हवा नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि माइंड वैसे ही बिहेव करता है जैसा हम सोचते हैं। लोगों से सुन लिए सीएनटी बहुत टफ है, सीएनटी बहुत टफ है, लो भाई उसके बाद हम उसको देखेंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। 5 में से 5 मान लीजिए नहीं बनेगा, 3 तो बनेगा। ठीक है, कभी 4 भी बन सकता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक से डरना नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अब ये चैप्टर नंबर 1 से उठाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल नेम ऑफ कॉर्कर लैंड अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। नीचे दिए गए वीडियो में मैंने आपको बताया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड जो सीएनटी में जिक्र किया गया है। और देखिए, आदिवासी लोग तो यहाँ सदियों साल से मतलब रह ही रहे हैं झारखंड के इलाके में, लेकिन जो नॉन ट्राइबल है, पंचपरगनिया बुंडू सब इलाके में रहते हैं और खोटा कुरमाली ये सब बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सदान। ठीक है, तो सदान जो है उन्होंने जब भूमि को, पलती भूमि को या जंगल काट के जो भूमि को खेती करने लायक बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरकर भूमि बोलते हैं। और कोरकर भूमि का जिक्र जो है वो 64 में है, सेक्शन 64 में, और उस पर 4 साल तक लगान नहीं लग सकता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, 67A में मतलब जिक्र है इसका। और बाकी ये जो है चैप्टर 1 में दिया गया कि जो सदान की भूमि है कोरकर लैंड, उसका क्या क्या नाम है, खंडवत बिल्कुल, बहवाला बिल्कुल, अरियत बिल्कुल, लेकिन जो ये उगलू धान है ये नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नाम जो है आपका कोरकर की भूमि का है। उसी तरह एक और क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो भूस्वामी का प्रिविलेज लैंड है, जो सेक्शन 118 में दिया गया है, भूस्वामी का प्रिविलेज लैंड, उसको किस किस नाम से जानते हैं, तो ये मैंने वीडियो में भी समझाया है। मझियाज लैंड, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम है, जीरत लैंड, मान लैंड, ये सब उसको बोलते हैं। और साथ ही साथ पहले जो जमींदार के यहाँ खेती करने आते थे, तो जमींदार खुश होकर उनको 2 हेक्टर 3 हेक्टर को जमीन दे देता था, उसको बोलते हैं बेट कट्ठा। ठीक है, तो ये चारों टाइप का जो जमीन है वो किसका रहता था, भूस्वामी का, लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसमें से लैंडलॉर्ड का प्रिविलेज लैंड कौन सा नहीं है। ठीक है, और उसमें एक नाम अरियत दे देगा, और बाकी आपको जो सही नाम है मजियाज, उसके बाद जो है जीरत और मान दे देगा। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हैं फिर आपके लिए वो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो वीडियो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जो आप जरूर से देखिए दोस्तों। बहुत अच्छे से मैंने जो है काश्तकार क्या होते हैं, रैयत क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ लैंड और बाकी चीज़ों को समझाया है। अब देखिए, लिमिटेशन वाला जो है चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो सीएनटी का हो चाहे वो एसपीटी का हो, दोनों में जो लिमिटेशन वाला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और वहाँ से क्वेश्चन आपको बनना ही बनना, उस पर आपको फोकस देना ही देना कि भाई क्या परिसीमा लगाया गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 17 जो है वो परिसीमा से संबंधित है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42, ये डीसी के संबंध में है, तो ये तो थोड़ा पहले से ही मतलब आपको जो एक चैप्टर स्पेसिफिकली जो डीसी से डील करता है कि डीसी के पास क्या पावर है, मतलब चैप्टर नंबर 16 वहाँ से ये क्वेश्चन मतलब लिया गया है। लेकिन उसके अलावा आपको 17 भी अच्छे से देखना है दोस्तों। जो भी इवन नंबर के चैप्टर हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहीं से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग को जॉन हॉफमैन या सर्कल ऑफिसर स्टार्टिंग में नहीं बनना है कि कोई जेपीएससी ने ऐसा नहीं कहा है कि सीएनटी में आप अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो बाकी क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलता है तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। यहाँ बेवकूफ़ी नहीं करना है कि हम पूरा 19 चैप्टर और 271 सेक्शन को याद कर ले, नहीं। वो आप एसपीटी में कीजिए ना, एसपीटी थोड़ा छोटा भी है, 9 चैप्टर 72 सेक्शन है, तो वो उसमें आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे आपको टारगेट ये रखना कि हम कम से कम 3 क्वेश्चन बना दें। तो ये देखिए पूछा गया है कि जैसे सर्वे सर्वा डीसी साहब रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, तो उन्होंने जब कोई ऑर्डर दिया है तो उसका जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर पास्ट, मतलब कुछ जो है जो कोई डिसीजन देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट होने का जो है ना वो कितना लिमिटेशन है। तो ये चैप्टर नंबर 16 के सेक्शन 180 से उठाया गया है, 3 साल। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि आपको जो चैप्टर नंबर 17 है वो परिसीमा के ऊपर है, लिमिटेशन के ऊपर है, वहां पे आपको ध्यान देना है। जैसे जहां पे कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो वहां पे आपको 1 वर्ष माना जाता है। और जैसे कि इजेक्टमेंट की मैंने बात कही है, नीचे वाले वीडियो में आपको समझाया भी है कि जैसे अधिभोगी रैयत है उसको आप ज़मीन से बेदखल करते हैं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 22 में। और जो अनादिभोगी रैयत है उसको आप बेदखल करते हैं 41 में। तो अगर इजेक्टमेंट जो है 22 और 41 के अंदर हुआ है, किसी को निकाला गया है, मान लीजिए कि किसान बी जो है वो एक अधिभोगी रैयत था, उसको ज़मीन से हटाया गया है, और किसान सी जो है वो अनादिभोगी रैयत था, तो इनके पास केस करने के लिए मैक्सिमम कितना समय है, कितना पीरियड है। अगेन 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है जो चैप्टर नंबर 17 में दिया हुआ है कि अगर आपको ये बेदखली हो रहा है सेक्शन 22 और सेक्शन 41 में, तो आपको जो है 2 वर्ष 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर इसी में पूछ देगा कि आपका जो अधिभोगी रैयत है, ऑक्यूपेंसी रैयत, उसको फोर्सफुली, मतलब 22 में नहीं दे रहा है कि उसको जो है फोर्सफुली जो है बेदखल किया जा रहा है, तो वो कब तक मतलब केस कर सकता है, तो वहाँ पे 3 वर्ष होगा। ये आपको ध्यान में देना है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि आपको सेक्शन मतलब जो चैप्टर नंबर 17 है परिसीमा वाला, चैप्टर नंबर 18 है मुंडारी खूंट कटीदार, जो भी एक तो पहले इवन उस पर फोकस रखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसके अलावा मतलब जैसे चैप्टर नंबर 5 है ये खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत पे है, चैप्टर नंबर 17 जो है वो लिमिटेशन पे है। और आपको क्या करना है, आपको सीएनटी में पीएचडी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा कि बहुत वास्ट है। आपको ये टारगेट रखना है कि मैं 3 सवाल बन जाए। ठीक है, स्मार्ट वे में स्टडी करना है कि हम कहाँ फोकस करें, तब बात बनेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु इज एन अथॉरिटी टू रिड्यूस द रेंट अंडर सीएनटी एक्ट, मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में लगान में कमी करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो मैंने आपको बताया ही कि डेप्यूटी कमिश्नर को ये अधिकार किसको प्राप्त है, डेप्यूटी कमिश्नर। अब अगर हम बात करें कि लगान बढ़ाने का जो है जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है, तो मैंने वही आपको बोला ना कि आपको 3 चीज़ का मेन ध्यान रखना है। अधिभोगी रैयत का कहाँ मेंशन है, अनादिभोगी रैयत का कहाँ मेंशन है, और मुंडारी खूंट कटीदार इसका कहाँ मेंशन है। तो ऑक्यूपेंसी रैयत का मेंशन आपका 270 मतलब 27 में, 270 में मतलब अरे यार बार 270 है, 27 में जो है वो जिक्र किया गया है किसका, वो जिक्र किया गया है अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि के बारे में। उसके बाद
आपका जो सेक्शन है 40 में जिक्र किया गया है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनादि भोगी रैयत के लगान में वृद्धि की बात की गई है 40 में। और जो मुंडारी खुट कटीदार है इनका लगान में वृद्धि का बात किया गया है 243। तो कुछ कुछ सेक्शंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको फोकस करना है। और अगेन मैं कहूँगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको जो 2 वीडियो दिए हैं उसको आप जरूर से देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो लगान बढ़ाने का या घटाने का परमिशन किसको है? डीसी साहब को है। अब आ जाइए, छठी जेपीएससी में कंपेटिवली आसान क्वेश्चन पूछा गया था, नया पैटर्न पे जो है पहली बार एग्जाम हुआ था। तो जमीन के ट्रांसफर पे रोक किसका? शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब का जिक्र किस में है? ठीक है ना, स्पेसिफिकली। तो देखिए, जो सीएनटी बनाने का जो मेन एक मकसद रहा वो ये भी रहा कि जो जमीन का ट्रांसफर हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा। कंडीशन क्या है? एसटी जो है डीसी के परमिशन से सेम पुलिस थाने में अपनी ज़मीन जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आदिवासी रैयत को ही। लेकिन एससी और बीसी के लिए ये प्रावधान ऐसा नहीं है, वो डीसी के प्रायर परमिशन से ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में अपने एससी एससी को कर सकता है, बीसी बीसी को कर सकता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो कहाँ बताई गई हैं? सेक्शन 46 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 46 में। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि जो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, सिर्फ 46 हो गया, ये तो इसका आंसर हो गया। इसके अलावा 48, तो जो भुईहरी भूधृति होता है, भुईहरी जो टेन्योर होता है उसके ट्रांसफर पे रोक लगाया गया है 48 में। जो 72 है जमीन के सेंडर का बात करता है। जो 42 है ये अनादि भोगी रैयत से संबंधित है। तो जो जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी आप देखिए, इससे काफ़ी आपको आइडिया मिलेगा और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और अगेन इसमें आपको 2 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो से संबंधित है। एक है आपका सेक्शन 71B कि अगर जो है आपका 46 का उल्लंघन होता है तो 71B का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पनिशमेंट है? 3 साल की सज़ा, 1000 रुपया का जुर्माना या दोनों, और कोई कंटिन्यू रहता है तो फिर आपको जो है 50 रुपया डेली का। एक बात ये हो गया। और दूसरा जो 1969 में ऐड किया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आदिवासी रैयत की ज़मीन है वो नॉन आदिवासी के पास जा रही थी, तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन में बदलाव करके आपको सेक्शन 71A को ऐड किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा, आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या प्रावधान रहा कि अगर एसटी की ज़मीन नॉन एसटी के पास जाता है तो एसटी के पास 30 ईयर्स का टाइम है कि वो डीसी के पास कंप्लेन करे और अपनी ज़मीन वापस ले। इस कंडीशन में 2 चीज़ होता है, डीसी जो है नॉन एसटी को बोलता है कि तुम 2 साल के अंदर ये ज़मीन को खाली करो, लेकिन जो नॉन एसटी है वो कहता है कि नहीं सर, हम तो यहाँ पे सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर बना चुके हैं, मेरी भी फैमिली है। तो डीसी फिर एक क्या करता है कि कंपनसेशन के थ्रू, मुआवजे के थ्रू जो है एसटी की ज़मीन नॉन एसटी को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये आपको दोस्तों जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एक कंसेप्ट पूछा जा रहा है कि टाइम बार फॉर इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46, मतलब पहले कितना था कि अगर वो टाइम पीरियड पार हो गया तो प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा, एडवर्स पोजीशन। ठीक है, तो टाइम बार कितना था, मतलब कितना है? 12 साल। 12 साल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम और जगह देखते हैं कि जो रैयत है, अगर रैयत ने किसी पर्टिकुलर गांव में 12 साल खेती की तो ये रैयत क्या बन जाता है? बंदोबस्त रैयत, सेटल्ड रैयत बन जाता है। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 17 में। ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जाएगा। और जो बंदोबस्त रैयत बनता है उसी को सेक्शन 19 में अधिभोग का अधिकार होता है, 19 में। तो ये 12 साल का काफ़ी अहमियत है। तो यहाँ पे आपको 12 ईयर्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग को भी ये सब चीज़ें बहुत टफ लगती थी, लेकिन वही है ना, दूर से कुछ चीज़ देखिएगा तो लगेगा नहीं भाई, ऊपर से मैंने बताया कि हम लोग का जो माइंड है, अगर कोई आपको बोलता है कि ये टॉपिक आसान है, आप 5-6 लोग से सुन लिए तो आपको टॉपिक आसान लगेगा। और अगर आप 5-6 लोग से सुन लिए कि टॉपिक बहुत टफ है तो आपको फिर वो टॉपिक बहुत टफ लगेगा दोस्तों।
और ये एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो ज़मीन के ट्रांसफ़र पे रोक है ना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि SC, ST, BC का तो ओवरऑल जिक्र किया गया है 46 में, लेकिन जो भूइंहरी भूधृति है उसके ज़मीन पे प्रतिबंध लगाया गया 48 में, ठीक है। और देखिए, जो छोटा नागपुर में मुंडा कम्युनिटी से जंगल को साफ किए और उसको खेती करने लायक बनाए, तो उसको कह दिया गया मुंडारी खुट कटीदार। और ये खुट का मतलब वंश, मतलब इनहेरिटेड, मतलब चलता है फैमिली, लेकिन फीमेल में नहीं आता है। लेकिन मुंडा को छोड़ के दूसरे कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा किया गया, तो उसको बोलते हैं भूइंहरी, मतलब टेन्योर कहते हैं, भूइंहरी टेन्योर। लेकिन चूंकि छोटा नागपुर में जो आपका 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर मतलब सर्वे हुआ था, और उसमें लिंक कर दिया गया कि जो भूइंहरी की ज़मीन है, क्योंकि मुंडा के बाद दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो उड़ांव की है, तो एक क्वेश्चन में पूछा था कि ये भूइंहरी टेन्योर जो है वो किससे संबंधित है, तो उड़ांव से। तो 48 जो है ये उड़ांव के भूइंहरी उसके ट्रांसफ़र पे रोक लगाता है। और जो सेक्शन 240 है ये मुंडारी खुट कटीदार की ज़मीन के ट्रांसफ़र पे रोक लगाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छठी जेपीएससी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, अगेन बेसिक कंसेप्ट पूछा गया है कि सीएनटी में क्या है कि जो फीमेल है खुट कटीदार की, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इज ग्रांटेड इक्वल राइट्स एज मैन, पजेस खुट कटी राइट्स, नन ऑफ द अबव। तो ये एक्सक्लूड की जाती हैं। और एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो फीमेल्स है उसको सीएनटी में एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन एसपीटी में हम लोग देखेंगे कि बहू बेटियों को जो है गिफ्ट के रूप में, या गिफ्ट के रूप में बहन और बेटी को जमीन दी जाती है, ठीक है ना। तभी आप सुन रहे होंगे कि जो डेमोग्राफी है, जनसांख्यिकी है आपका संथाल परगना का, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ के बहू बेटियों से शादी कर रहे हैं और वहाँ पे हो रहा है। बस वहाँ पे घर जमाई बनेंगे तब ये चीज़ हो सकता है। सेक्शन 20, जैसे सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वैसे सेक्शन 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एसपीटी का। उसमें ये बात कहा गया है कि बहू बेटियों को ज़मीन ट्रांसफ़र हो सकता है, और विडो मदर और वाइफ को अपना जो है आधा ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है रैयत। बस यही है कि बहू बेटियों को जो ट्रांसफ़र करने वाला है उसमें घर जमाई बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सीएनटी में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था कि जो भूइंहरी टेन्योर है जो सीएनटी में डिफाइन किया गया है, ये किसको इंक्लूड करता है, ठीक है ना। भूइंहरी टेन्योर जो 1869 में मेंशन है, तो वो उड़ांव को। देखिए, अंग्रेजों का क्या था, इनका पॉलिसी रहा है डिवाइड एंड रूल का। हिंदू मुस्लिम को जो है फाइट आपस में लड़वा दो, संथाल परगना में संथाल पहाड़िया जनजाति को आपस में लड़वा दो। उसी तरह छोटा नागपुर एरिया में मुंडा के ज़मीन का सर्वे नहीं किया गया, लेकिन ज़मींदारों के ज़मीन का, मजिया ज़मीन, जीरा ज़मीन और साथ ही साथ उड़ांव के ज़मीन का जो है सर्वे करवाया गया 1869 में। और इससे जो है मुंडा कम्युनिटी और नाराज हो गई थी। तो ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। चलिए, हम लोगों ने बैकलॉग का क्वेश्चन देख लिया, 6 जेपीएससी का क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है। Section 71A of the CNT Act, which provides power to restore possession to members of the scheduled tribe and unlawfully transferred, has been inserted by। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, मैंने आपको बताया था अभी, ये 7 से 10 जेपीएससी का क्वेश्चन है। 71 जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो 71B है, 71B ये ST, SC, BC तीनों के लिए बात करता है कि अगर 46 का उल्लंघन हुआ तो फिर 3 साल की जेल, 1000 रुपया फाइन, या दोनों। लेकिन जो 71 है जिसको बाद में इंसर्ट किया गया, ये स्पेसिफिकली जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए ही है। तो बोल रहा है कि इसको कब ऐड किया गया है, तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 में ऐड किया गया है। इसमें क्या प्रावधान रखा गया कि अगर एसटी की ज़मीन मान लीजिए कोई एक्स है जो कि नॉन एसटी उसने ली है, तो एसटी के पास मैक्सिमम 30 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर ये केस कर सकता है। और अगर एक्स ने इस 30 ईयर्स के अंदर अपना ज़मीन बनाया हुआ है, पहले तो डीसी बोलेगा कि भाई खाली करिए, आपको 2 साल का समय देते हैं,
क्वेश्चन आ सकता है कि 71A में डीसी साहब पहले कितना टाइम पीरियड देंगे, तो 2 साल मैक्सिमम दे सकते हैं एक्स को खाली करने के लिए। एक्स कहा कि नहीं साहब, हमने तो जो है इस ज़मीन पे घर बना लिया है, तो जो मार्केट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से डीसी साहब बोलेंगे आप कंपनसेशन दीजिए और तब आपकी ये ज़मीन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच सेक्शन ऑफ द सीएनटी टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट फॉर यूज ऑफ लैंड। वो लास्ट वाला क्वेश्चन में ख्याल से वो 6 जेपीएससी का था, अब यहां से 7 जेपीएससी का है। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। तो दोस्तों देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में रघुवर दास सरकार ने सीएनटी के 3 सेक्शन को बदलने की कोशिश की थी, और वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21, 49 और 71A। तो मैंने आपको दिखाया कि 71A पे क्वेश्चन आ ही चुका है। अब यहाँ पे देखिए, राइट ऑफ एक्यूपेंसी मतलब अधिभोगी रैयत अपने ज़मीन पे खेती कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, छोटा बांध तालाब बना सकता है, ईंट बना सकता है उसका इस्तेमाल करके। ये सब कहाँ पे दिया हुआ है? 21 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जो बात कही ना, चैप्टर नंबर 4 रैयत के ऊपर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 जो है जमीन के ट्रांसफर पर प्रतिबंध के संबंध में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 18 जो है मुंडारी खुंड खरीदार पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे सेक्शन 20 दिया गया है कि जब अधिभोगी रैयत का जमीन पर अधिकार हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको फिर डिटेल में राइट्स को यहाँ पे बताया गया। जो ये 40 है ये अनादिभोगी से संबंधित है, अनादिभोगी रैयत जो है उसके लगान में विधि से संबंधित है। 41 जो है ये अनादिभोगी रैयत के बेदखली से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जो ऑप्शंस आपको दिया रहता है ना, इसको भी आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर यूज ऑफ लैंड, तो 20 में ये बात बोली गई है। साथ ही साथ अब ये भी जान लीजिए कि मान के चलिए कि अगर 20 kg मछली होती है ना, छोटा सा एकदम किया, उसमें 20 kg मछली हुआ। ठीक है, बहुत छोटा किसान था, तो इसमें से 11 kg जो है वो रैयत के पास जाएगा और 9 kg जो है वो लैंडलॉर्ड भूस्वामी के पास जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और यही अगर जो पेड़ से संबंधित है तो वो 21A में दिया हुआ है। ट्रीज से संबंधित जो अधिकार रैयत का रहेगा वो 21A में दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी में रहा और काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए। इसमें देखिए क्या बोलता है, सीएनटी के अधिनियम में किसको पावर है, ठीक है, हु हैज़ द पावर टू ऑर्डर, वो ऑर्डर कर सकता है किसके लिए, सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो इसमें काफ़ी लोग जो है वो क्या टिक कर दिए, आपका रेवेन्यू ऑफिसर। लेकिन दोस्तों जब आप सीएनटी का सेक्शन देखेंगे, और हमको लगता है कि 80 में शायद ये मेंशन किया गया है, चैप्टर नंबर 12 में अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट और रेंट का निर्धारण का बात किया गया है। उसमें सेक्शन 80 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी रेवेन्यू ऑफिसर को स्थानीय क्षेत्र संपदा या भूरीति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश दे सकता है। ठीक है ना, तो अगर इसमें ऑर्डर का बात नहीं करता ना, बस बोलता कि किसके पास पावर है, तब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया गया है कि किसको जो है पावर है ऑर्डर करने का, तब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, केवल ये पूछता कि सीएनटी में किसको पावर है सर्वे और प्रिपरेशन करने का, तो रेवेन्यू ऑफिसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछता है, ठीक है, कि किसको जो है पावर दिया गया है ऑर्डर करने का, तो मतलब तब हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ये सेक्शन 80 में मेंशन किया गया है दोस्तों। अगेन देखिए, ये कॉर्कर लैंड वाला जो है क्वेश्चन जो आपको मतलब बैकलॉग में भी आया, वो यहाँ पे दिया गया है। उसको क्या कहते हैं, कोरका जो सदान की भूमि होती है जिसपे 4 साल लगान नहीं लगता है, भाबला, खनवट, जल शासन या अरियत, तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। ठीक है, सभी को सदान के जो ये लैंड है कोरकस को हम ये नाम से जानते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी, इसीलिए PYQ देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगेन टीनेंट पे सवाल आ गया। मैंने आपको कहा ही कि काश्तकार संबंधित चैप्टर नंबर 2 डील्स विथ टीनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डील्स विथ रैयत, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 2 4 जा 8 जो है ज़मीन के ट्रांसफर से संबंधित है, जिसमें 46 ये सब आता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा क्लास ऑफ टीनेंट्स नहीं है, तो हमने अभी अब देखा ही कि आपको जो है भूधारक है, रैयत है, मुंडारी खुटखटीदार है। भूइंहारी खुटखटीदार स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। CNT एक्ट को कब इंप्लीमेंट किया गया? एक आसान क्वेश्चन, 11 मार्च 1908, सॉरी 11 मार्च बोल रहा है, 11 नवंबर 1908। जल्दीबाजी में ये गलत हो जाती है। और जॉन हॉफमैन, बिरसा मुंडा जी का उलगुलान हुआ 1895 से 1900 तक। अंग्रेज समझ गए कि भाई जो हम लोग संथाल परगना में किए थे कि काश्तकारों के अधिकार को इंश्योर करना पड़ेगा, वो यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो फिर जॉन हॉफमैन ने ड्राफ्टिंग की, 2 अलग अलग सर्वे हुआ, कैस्टेड्रल और ट्रावर्स सर्वे, और उसके बाद जो है CNT का ये करा गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ये 7 to 10 JPSC का ये 5 क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 11 to 13 JPSC में कुछ और जो है बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, स्टैंडर्ड का लेवल थोड़ा और बढ़ाया गया है। Where shall the appeal lie against an order passed by the Deputy Commissioner in a suit tried by him under Section 139(2) or clause of Section 139 of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। तो देखिए किसी सीनियर से, मतलब किसी IAS ऑफिसर से मैंने सुना था कि जहां निगेटिव मार्किंग नहीं हो और जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखे उसको जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और 90% केस में आपका आंसर सही हो जाएगा। मैंने कहा ना कि आपको कुछ कुछ ट्रिक भी जानना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं। और यहाँ तो निगेटिव मार्किंग नहीं कि नंबर कटेगा, तो ये आपको पता है कि DC साहब को सारा पावर दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ जो अपील करना है वो डिपेंड करेगा कि मॉनिटरी वैल्यू पे, कि वो जुडिशल कमिश्नर के पास जाएगा कि हाईकोर्ट के पास जाएगा। और मैं भी आपको यही बात कहूँगा कि रिस्क जब लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो ऑप्शन सबसे लंबा है उसको आप टिक कर दीजिए, और वो देखिएगा 90% केस में सही हो जाता है। अब देखिए CNT का जो एक्ट है उसमें टेन्योर का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर, और इंक्लूड एंड अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड, किसको वो इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि CNT में जो आपका काश्तकार होते हैं टीनेंट्स, वो 4 प्रकार के होते हैं। भूधारक, जिसका मेन मकसद है कि वो खेती करवाएगा, लगान वसूल करेगा और भूस्वामी को देगा। उसके बाद रैयत, जिसका मेन मकसद है खेती करेगा और बस। फिर एक बहुत छोटा रैयत होता है जिसको अंडर रेट बोलते हैं, दर रैयत। और एक 4th कैटेगरी होता है मुंडारी खुटखटीदार। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मुंडारी खुटखटीदार जो है वो अलग से एक कैटेगरी बना हुआ है। तो यहाँ पे 41 का क्या हो जाएगा, A। इसको, इसके बारे में जिक्र है थोड़ा बहुत सेक्शन 8 में, और कौन सा चैप्टर जो है वो इस पे है, तो चैप्टर नंबर 18 जो है वो मुंडारी खुटखटीदार से है। और 4 सेक्शन जो है मुंडारी खुटखटीदार का आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक, वो कौन सा सेक्शन है जो मुंडारी खुटखटीदार के टेनेंसी के ट्रांसफर पर रोक लगाता है, ठीक है ना, प्रतिबंध लगाता है मुंडारी खुटखटीदार के काश्तकारी के ट्रांसफर पे, तो सेक्शन 240। फिर आपका कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है, क्योंकि भाई मुंडारी खुटखटीदार कोई आम चीज़ तो नहीं है कि यहाँ पे जंगल था, कोई मुंडा कम्युनिटी का, मान लीजिए किसी के ग्रैंडफादर ने जंगल साफ किया और उसके उनके वजह से जो है अब यहाँ पे 50 फैमिली जो है खेती कर पाती है, तो उनको विशेष अधिकार रहता है, ग्रैंडफादर या फादर किसी के भी। तो 241 में ये प्रावधान दिया गया है कि इवन दो लैंडलॉर्ड जो है भूस्वामी वो जो है एग्री नहीं भी करे, तो भी मुंडारी खुटखटीदार जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है अपना ज़मीन को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद 242 कि अगर ज़बरदस्ती, हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुंडारी खुटखटीदार का गांव में अपना दबदबा रहता है, कि किसी ने उसको इजेक्ट किया है, उसको हटाया है, बेदखली अगर किया गया है, तो फिर DC के पास कंप्लेन, मतलब जो 242 है, इट डील्स विथ
बेदखली ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ मुंडारी खुट कटीदार, और फिर आपका 243 ये मुंडारी खुट कटीदार के लगान में वृद्धि। एक चीज दोस्तों और समझिएगा कि अगर आम रैयत का 2 साल से ज़्यादा अगर लगान बकाया है तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 6.25%। लेकिन अगर मुंडारी खुट कटीदार का लगान बकाया है तो उसको इंटरेस्ट कितना लगेगा, 12.50%। होता ना, स्पेशल है तो फिर आपको स्पेशल तो करना ही ना होगा। यहाँ फिर से आप समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझा मैंने आपको कि जो मुंडारी खुट कटीदार है और अंग्रेज इसको मानने से इनकार कर दिए थे इस चीज़ को, तो ये चैप्टर 18 में डील किया गया है। और 4 सेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सेक्शन कौन कौन सा, 240 ये मुंडारी खुट कटीदार का जो काश्तकारी के ट्रांसफ़र पे रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। 241 ये कहता है कि इवन दो भूस्वामी रेडी नहीं भी है फिर भी ज़मीन को जो है वो चैरिटेबल पर्पस, एजुकेशन, हॉस्पिटल सबके लिए दिया जा सकता है। उसके बाद 242 कि अगर बेदखली किया गया है मतलब इजेक्टमेंट ऑफ मुंडारी खुट कटीदार, और 243 लगान में वृद्धि। और मैंने एक बात और कही कि अगर मुंडारी खुट कटीदार अपना लगान नहीं देता है तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, 12.50% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर नंबर 4 है जो रैयत के ऊपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4। और उसमें भी आपका जो है सेक्शन 17, 18, 19, ठीक है, 21A, उसके बाद 27, 33A, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए 17 से क्वेश्चन पूछ ही लिया है। क्या पूछा है कि एक पर्सन जो है वो कितने, अगर उसको बंदोबस्त रैयत, मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्यूपेंसी रैयत को हर टाइप का अधिकार मिलता है, और रैयत जो है जब वो 12 साल खेती करता है तब वो बनता है बंदोबस्त रैयत। तो सेक्शन 17 में ये मेंशन है, 12 साल जो खेती करता है वो बंदोबस्त रैयत बना, और जो बंदोबस्त रैयत होगा उसी को ऑक्यूपेंसी का अधिकार मिलेगा। ये कहाँ पे मेंशन है, 19 में। मतलब जो मेंस पास करेगा वही इंटरव्यू देगा, है ना। तो उसके बाद जो है 21 का हमने देखा ही, 21 पे क्वेश्चन आया ही था। तो ये सब सेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 क्या है कि मान लीजिए कोई मुंडारी खुट कटीदार है, उसको अपने फादर से अधिकार 8 साल पहले मिला था, तो क्या उसको जो है अपने ज़मीन पे अधिभोग का अधिकार होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लियर कट मेंशन है कि जो सेटल्ड रैयत है उसी को ऑक्यूपेंसी का अधिकार मिलेगा, अधिभोग का अधिकार मिलेगा, मतलब जिसके पास 12 साल से ये अधिकार है। तो चैप्टर नंबर 18 में लिखा गया है कि जो मुंडारी खुट कटीदार या जो भूइंहरी है उनको तभी ये अधिकार मिलेगा जब उनके पास ये अधिकार 12 साल से है तब। अगेन अगर आपने पहले बेसिक्स नहीं देखा है टर्म, आप नए स्टूडेंट हैं, तो ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो 2 वीडियो दिया गया उसको आप पहले समझिए। मुंडारी खुट कटीदार क्या होता है, काश्तकार क्या होता है, कितने टाइप की ज़मीन होती है, इजेक्टमेंट किस में है, ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि वेदर द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वुड बी एप्लीकेबल फॉर, सीआरपीसी 1908 जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉर ट्रायल बिफोर डिप्टी कमिश्नर इन ए मैटर ऑफ छोटा नागपुर एक्ट। ठीक है ना। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचरण हो रहा है? ठीक है ना। तो पहला बोलता है फुल्ली एप्लीकेबल, दूसरा बोलता है पार्शली एप्लीकेबल, तीसरा बोलता है स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर प्रोसीजर इज नॉट मेंशन अंडर द सीएनटी एक्ट। तो मैंने आपको क्या अभी कहा था दोस्तों कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए और निगेटिव मार्किंग नहीं हो तो क्या कीजिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसको आप टिक कर दीजिए। ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वेयर प्रोसीजर इज नॉट मेंशन एंड छोटा नागपुर एक्ट, राज्य सरकार विनिश्चय करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है। ठीक है। तो इसका जो है जेपीएससी ने जो फाइनल आंसर दिया वो बी और सी दिया कि ये आंशिक रूप से लागू होगा
और साथ ही साथ राज्य सरकार तय करेगी। तो अगर आपने सी भी टिक किया होता तो भी आपको इसका नंबर मिलता ही मिलता। तो मैंने आपको बताया ना कि अब जेपीएससी क्या कर रहा है, चाहे जीएस पेपर 1 हो चाहे जीएस पेपर 2 हो, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहा है जिसमें आपका वो लॉजिक और रीजनिंग चेक करना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत टफ रह रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो वहां पे सारा क्वेश्चन तो नहीं, मान के चलिए 20 ऐसा क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो आप कम से कम सही कर ही ना लेंगे। लेकिन वही है कि आपको डेयर करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे दोस्तों, तब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्राउड क्या करती है, 95% स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे, नहीं पढ़ा हुआ है, फिर उसको जो है छोड़ दिए, ऑप्शन में गए ही नहीं। तो यहीं पे आपको डेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन भले टफ है लेकिन आप ऑप्शन में जाइए। प्लस मैंने आपको जो एक बात बताया, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कहा था कि जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बाबू जो सबसे बड़ा मतलब आपको ऑप्शन दिखता है उसको आप टिक कर दीजिए। ठीक है, और वो आपको 90% केस में सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इससे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा। और ऐसे ही हम लोग आपको एसपीटी, अलग अलग सेक्शन, मिसलीनियस, इसका भी क्वेश्चन कराएंगे। और जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो हम लोग का जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं 6299319155। और आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने को मिलेगा दोस्तों। और जो मैंने कहा वो फिर से दोहराता हूं, जो भी इवन चैप्टर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे। उसमें भी आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ये काश्तकार पे है, चैप्टर नंबर 4 जो है ये रैयत पे है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो अनादि भोगी रैयत पे है। देखिए होता है ना, चैप्टर नंबर 2 रैयत पे मतलब काश्तकार पे है, चैप्टर नंबर 4 आपका जो है ये रैयत पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 ये जो है ज़मीन के ट्रांसफ़र को रोकने के संबंध में है, और इसमें आपको बताया ही सेक्शन 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 52, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद उधर वाला चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 12 हो गया, चैप्टर नंबर 16 जो डीसी के अलग अलग पावर से संबंधित है, चैप्टर नंबर 17 जो है लिमिटेशन पे है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब से लग जाने के, जिनको क्वालिफाई करना है, कम से कम 100 से 110 दिन का समय चाहिए दोस्तों। तो अभी से आपको लगना पड़ेगा ताकि आपका मार्च 10-15 तक जो आपका सिलेबस खत्म हो जाए, है ना। चलिए दोस्तों, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।